Good morning, students. I am Dr. Santosh, Assistant Professor of Agatantra from IIT Medical College and Hospital, सिरसा. टुडे हमारी आज अगतंत्र की क्लास है. जो हमारा टॉपिक है नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है. तो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. देखो, सबसे पहले नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस से पहले हम सेक्सुअल ऑफेंस देखते हैं. तो सेक्सुअल ऑफेंस आर एक्ट ऑफ illegal sexual intercourse with the second person or with an animal to obtain sexual gratification. In contrast, sexual preservation are act intended to result in sexual gratification without sexual intercourse. ठीक है. The laws and customs of society normally permit heterosexual intercourse between a man and his wife as provided by nature with age, sex organs in इंटेंट फॉर रिप्रोडक्शन. जो हमारे जो लॉज हैं सोसाइटी के, उनमें क्या है, सिर्फ जो हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको ही नेचुरल माना जाता है मेनली, जो कि मैन विद हिज वाइफ. ठीक है. अकॉर्डिंगली एनी इंटरकोर्स बाय अ मैन विद एनी अदर वुमेन हु इज़ नॉट हिज वाइफ वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन लॉ अनलेस देयर इज अ वैलिड कॉन्सेंट. यानी कोई भी अगर किसी के साथ भी इंटरकोर्स करता है, उसकी वाइफ नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक क्राइम मानते हैं, ऑफेंस मानते हैं. और इसके लिए अगर कोई वैलिड कॉन्सेंट ना हो, अगर वैलिड कॉन्सेंट हो, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे जब नेक्स्ट कर लेंगे. इन सच इंटरकोर्स इज कैरिड आउट विद द यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन नेचुरल मैनर. द एलर्ज्ड एक्ट बाई कन्वेंशन इज नोन एज सेक्सुअल ऑफेंस, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस. अगर इसको नेचुरल सेक्सुअल मैनर से हम इसको लेते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही ये जो होता ऑफेंस होता है, तो उसको हम नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस लेते हैं. लेकिन अगर नेचुरली ना हो, यानी द कंपनी ऑफ वुमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड नेचुरल मीन्स अ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आर नॉट अवेलेबल टू हिम or sex starved, or if his mental condition is abnormal, he is likely to indulge in sex practice against the order of nature. These are known as unnatural sexual offense. वुमेन में आल्सो इंक्लूड इन सच प्रैक्टिस. अब देख लो इसमें क्या है, अगर वो नॉर्मली होता है तो उसको नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता है. लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी मैनर में उस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वो लेता है, तो उसको हम अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कहते हैं. तो जो नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है वो 3 टाइप्स का आता है. इसमें रेप आ जाता है, इंसेस्ट आ जाता है और अडल्ट्री आ जाता है. और जो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है, इसमें सोडोमी आ जाता है, बक्कल वाइटस आता है, ट्राइबडिज्म आता है और बेस्टियलिटी आता है. तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी को करेंगे. फिलहाल हम नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस को कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले हम रेप के बारे में पढ़ेंगे. रेप क्या होता है, किसको रेप कहा जाता है, तो इसको देख लीजिए. सबसे पहले रेप क्या है. द सर्कमस्टांसिस इन विच द एक्ट ऑफ क्वाइटस और अटेम्प्टेड क्वाइटस में रेंडर अ मैन लाइबल टू द चार्ज ऑफ रेप वेरी स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट द बेसिक फीचर ऑफ द वेरियस स्टेट लॉज आर एसेंशियल द सेम. तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लो. रेप इज जनरली डिफाइंड एज अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन with the woman against her will, without her consent or with her consent, when it has been obtained by unlawful means, e.g. fraud, putting her in fear of death or hurt, drugging और इम्पर्सोनेशन. इसमें क्या बताया गया है कि रेप क्या है, जो अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, किसके साथ, बाय अ मैन और वुमेन के साथ होता है, अगेंस्ट हर विल, उसकी विल के बिना, विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट लिए बिना. लेकिन अगर उसका कंसेंट है भी, फिर भी उसको कैसे, अनलॉफुल मीन से उसका कंसेंट लिए, यानी उसको फ्रॉड करके, उसको फियर में, उसको डरा के, किसी के लिए उसको ड्रगिंग करवा के, या इम्पर्सोनेशन जो आता है वर्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इन सब में अगर उसका कंसेंट है भी, तब भी उसको रेप में ही लिया जाएगा. ये हो गया. इन मोस्ट ज्यूरिडिक्शन इट इज unlawful for a person in position of authority to be have sexual intercourse with any female under their custody. दिस इज़ कॉल्ड कस्टडियल रेप. यानी कोई भी कस्टडी में, जैसे कहीं पे हॉस्पिटल्स में या पुलिस स्टेशंस में किसी के साथ, क्रिमिनल्स के साथ या कैदियों के साथ जो भी होता है, उसको कस्टडियल रेप कहते हैं. वो अपनी पावर का फ़ायदा उठाता है, तो उसको कस्टडियल. चलो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑन रेप इन इंडिया. तो इंडिया में क्या लॉज हैं रेप के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो अंडर सेक्शन 375 IPS, रेप इज डिफाइंड एज अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ अंडर द एज ऑफ 15 with any other woman under the age of 18 or above that age against her will, without her consent or with her consent, when it has been obtained by unlawful means. The unlawful means are putting her
or any other person in whom she is interested in fear or death or hurt. Impersonation, that is when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to be unlawful married. थर्ड इसमें आता है with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance. She is unable to understand the nature and consequences of that to which सी कॉन्सेंट। तो इसमें क्या बोला इसने कि सेक्शन 375 के बाद क्या हो गया, कोई भी इंसान जो भी है अपनी वाइफ से भी अगर वो 15 साल से नीचे है उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और किसी और वुमेन से जो चाहे 18 साल से नीचे है चाहे 18 साल से ऊपर है, अगेंस्ट हर विल, उसकी विल के बिना, विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट नहीं लेके, या अगर उसका कंसेंट लिया भी है तो अनलॉफुल मीन में लिया उसने। तो उसमें क्या क्या अनलॉफुल मीन्स आगे, इसमें 3 टाइप के आगे। एक तो हो गया कि किसी का उसको फियर दे दिया कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, उसको डेथ, उसको हम मार देंगे, ये कर देंगे, तो वो हो गया। सेकंड आ गया इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान ने जैसे मान लो, एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कहीं पे लाइट नहीं है, नाइट का टाइम है, तो उसमें क्या करा, कोई भी इंसान उसके हस्बैंड की तरह बन के आ गया, वैसे कपड़े पहन के आ गया, उसको नहीं दिख रहा है, तो उसने क्या करा, कॉन्सेंट ले लिया उससे, उसको ये लगा कि वो उसका हस्बैंड ही है लेकिन वो उसका हस्बैंड नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इम्पर्सोनेशन। उसमें अगर उसने कॉन्सेप्ट दे भी दिया तो भी ये चलेगा। नेक्स्ट आता है विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट, और अगर उसका कंसेंट है भी, लेकिन कब है कंसेंट, वो उसने जब भी कंसेंट दिया है तो उसने कोई ना कोई ड्रग यूज़ करी है, जो उसको स्टूपिफाइंग सब्सटेंस को यूज़ करा है, जिसकी वजह से जो है कंसेंट उसने दिया है, तो वो सब कुछ रेप में ही आएगा। अब एक डेफिनेशन इसमें मेडिकल टर्म में हम देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है। इसमें पेनिट्रेशन ऑफ लेबिया मेजोरा, माउथ, यूरेथ्रा और एनस इज रेप। ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ इवन अगेंस्ट हर विल इन इज नॉट रेप if she is above 15 years of age and medical procedure or intervention also not a rape। ठीक है, ये बोल दिया। वैसे रेप को क्या बोला गया, सिंपली बताया गया कि क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ लेबिया मेजोरा, माउथ और यूरेथ्रा और एनस, उसको हम रेप बोल सकते हैं। लेकिन वो इंटरकोर्स अगर वाइफ के साथ होता है अपनी और वो 15 साल से ऊपर है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। और अगर मेडिकल प्रोसीजर में ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मान लो कोई हम किसी भी एक्ट के लिए मेडिकल प्रोसीजर में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लिथोटॉमी पोजीशन या सब कुछ, जिसमें कोई उसको ट्रीटमेंट हो रहा हो, तो उसको भी कोई स्पोजिटरी अगर उसको देनी हो, फंगल स्पोजिटरी देनी हो, एनीमा हो गया, ये सब कुछ वो रेप में नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है ये 375 में इसको बताया गया था कि रेप है क्या। और उसके बाद हमारे पास एंड में आता है सेक्शन 376, इसकी पनिशमेंट क्या है। तो सेक्शन 376 IPS लेस डाउन द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप विच में एक्सटेंड फ्रॉम 7 years to life imprisonment and even death and also fine। The sentencing judge has the statutory power to impose a lesser sentence। यानी इसमें वैसे मेनली जो है 7 years की और लाइफ टाइम जो जेल है वो इसमें पनिशमेंट है, फाइन भी इसमें पनिशमेंट है, लेकिन ये जज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कैसे कर सकता है, किस सिचुएशन में वो होगा, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कस्टोडियल रेप। तो कस्टोडियल रेप आ गया। कस्टोडियल रेप इज डिफाइंड एज रेप बाय अ पर्सन हु आर इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। यदि पुलिस ऑफिसर हो गया, जेल वार्डन हो गया, हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, एटसेट्रा, एंड हु अब्यूज देयर पोजीशन टू कमिट द ऑफेंस व्हेन द वुमेन इज अंडर देयर कस्टडी। अगर कोई वुमेन उनकी कस्टडी में है और अपनी फ़ायदा उठा के अपनी पावर का वो उसका रेप करता है, दिस इज कस्टोडियल रेप। नेक्स्ट आता है गैंग रेप। तो गैंग रेप में आता है व्हेन अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर इन अ ग्रुप of person acting in a furtherance of their common intentions, each is deemed to have committed gang rape। नेक्स्ट आता है सेक्शन 228 IPS प्रोहिबिट। अपने माइक ऑफ कर दीजिए अगर कहीं बैकग्राउंड साउंड जहाँ पे भी आ रही है। सेक्शन 228 IPS प्रोहिबिट डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 228 IPS में क्या है, उसमें डिस्क्लोजर, जो रेप का विक्टिम होता है इसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको हम डिस्क्लोज रखते हैं, बताते नहीं है किसी को। और अंडर सेक्शन 327 CRPS द इंक्वायरी इनटू
and trial of rape or an offence under section 376 IPS shall be conducted in camera, and it is not lawful for any person to print or publish any matter in relationship to such proceedings except with the permission of the court। यानी जो इंक्वायरी होती है रेप के विक्टिम की वो कैमरा के अंडर होती है और किसी को भी अलाउड नहीं है कि उस चीज़ को प्रिंट कर सके और पब्लिश कर सके। लेकिन कई बार मूवीज़ वगैरह बनती हैं इन चीज़ों पे तो वो परमिशन होती है, कोर्ट से परमिशन होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कि जो हमने डेफिनेशन में जो पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या था। तो डेफिनेशन क्या थी? द डेफिनेशन ऑफ द रेप एम्पाइसिस सर्टेन एस्पेक्ट्स सच एज अनलॉफुल, इसमें जो डेफिनेशन उसमें कुछ वर्ड आए थे, सच एज अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन ऑफ अ वुमन अगेंस्ट हर विल एंड बाय फोर्स और बाय इम्पर्सोनेशन, जो मैंने पहले बताया था। तो सबसे पहले अनलॉफुल मैनर, जो अनलॉफुल इसमें वर्ड आया था उसका क्या मतलब था? तो इसमें बताया गया है दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज सच एन एक्ट एज अ लॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ ए वुमन by force or against her will. The only sexual intercourse deemed lawful provided in the exception in section 374 is a normal one between legally married man and woman. A husband therefore cannot be charged with the rape against his wife provided she is of age specified by law of the particular country। तो इसमें बताया गया है कि जो अनलॉफुल मैनर का मतलब हुआ जो लॉफुल नहीं है, और जो कंट्रीज़ में जो लॉफुल मैनर है तो इंडिया कंट्री में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो इंटरकोर्स होता है उसको ही लॉफुल माना गया है, और उसके अलावा जो सारे होते हैं जहाँ पे कोई कंसेंट नहीं है वो सब कुछ अनलॉफुल मैनर में आता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो दूसरा वर्ड यूज़ करा था तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब हो गया इन लॉ दिस टर्म इज हेल्ड टू मीन द स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द लेबियम मेजोरा बाय द पेनिस विद और विदाउट एमिशन ऑफ सीमन और रप्चर ऑफ द हाइमन। तो इसको बोला सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कहाँ किस चीज़ से लेंगे? किस चीज़ में? स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द लेबियम मेजोरा, ठीक है, बाई पेनिस विद और विदाउट एमिशन ऑफ सीमन और रप्चर ऑफ द हाइमन, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसको हम मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाई अ मैन। इसमें बताया गया है कि एक वर्ड आया है बाई अ मैन। तो इसमें इन इंडिया द लॉ डज नॉट प्रिज्यूम एनी लिमिट ऑफ age under which a boy is considered physically incapable of committing rape. In a charge of rape brought against the boy, the court decided the question of his potency from evidence of the case and guided by the section 82 and 83 IPS in awarding punishment। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया में कोई भी ऐसी लिमिट नहीं रखी है कि हम बता सकें कि कोई भी बॉय है या मैन है उसकी ना अपर लिमिट है, नहीं ऐसा किसी को नहीं बोला गया है कि वो इनकेपेबल है रेप करने के लिए। अगर कोई भी रेप का चार्ज होता है तो उसकी पोटेंसी को देखा जाएगा कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसके बाद उसको 82 और 83 जो भी इनका होता है बच्चों के एक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलती है। और इसी के बाद कि लाइकवाइज देयर इज नो अपर लिमिट एंड इवन ओल्ड पीपल एज ऑफ 80 एंड अबव आर सेड टू हैव कमिटेड रेप। तो इसमें अपर लिमिट भी कोई नहीं है, 80 के बाद भी 80 ईयर्स के बाद भी किसी को भी इसमें हो सकता है कि वो भी रेप कमिट कर सकता है। नेक्स्ट आता है ऑफ अ वुमेन। दिस मीन्स दैट ऑफेंस कैन ओनली बी कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन एंड अ वुमेन देयरफॉर कैन नॉट रेप अ मैन ऑल्दो शी मे बी गिल्टी और इंटेंट असॉल्ट अपॉन हिम। सिमिलरली एनिमल कैन नॉट बी रेप। तो इसने कहा गया है कि जो इसमें जो रेप बोला गया है और सिर्फ वुमेन वर्ड के लिए बोला कि वुमेन्स का ही रेप हो सकता है, इसमें कोई मैन का रेप नहीं हो सकता। हाँ, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, ठीक है, और बाकी अगर एनिमल्स के साथ भी रेप नहीं हो सकता उसमें अलग आ जाता है। देयर इज नो एज लिमिट बिलो और अबव विद रेप कैन बी कमिटेड। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि किस एज में रेप हो सकता है किस में नहीं हो सकता, फीमेल्स में भी जैसे मेल्स में था। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट हर विल, कि उसके विल के बिना। दिस इज द सब्सटेंस ऑफ द डेफिनेशन एंड रेजेज अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The essence of offense is that it should take place against the wishes of a woman, that is without her valid consent. A valid consent is one which is free voluntary। तो इसमें बोला गया अगर जो अगेंस्ट हर विल का जो इसमें वर्ड आया है तो इसमें अगर उसकी विल होगी तो वो कंसेंट वहाँ पे हमें कंसेंट वर्ड इसके साथ में आ जाएगा। अगर अगेंस्ट हर विल है मीन उसने कोई कंसेंट नहीं दिया है। तो कंसेंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। A valid consent is one which is free, voluntary and given when a
वुमेन इज इन फुल पोजेशन ऑफ हर सेंसेस इट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। इसमें क्या है, अगर वो सेंसेस में है, फुल अपने उसको पता है क्या हो रहा है, तो तभी वैलिड कंसेंट दिया जाता है। लेकिन अगर फ्रॉड, फियर और फोर्स से करते हैं तो ये जो होता है वैलिड कंसेंट नहीं होता। और इंडिया में, इन इंडिया अ वुमेन ऑफ एंड द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन गिव सच कंटेंट, यानी इंडिया में 18 ईयर जो है वो माना गया है किसके लिए, कंसेंट के लिए, उसकी जो मिनिमम एज मानी गई है। नेक्स्ट आता है इनवैलिड कंसेंट इन रेप। तो इनवैलिड कंसेंट हम किस किस को मानेंगे, तो इसमें होता है सी इज अंडर द एज ऑफ स्पेसिफिक बाई लॉ, वो 18 साल से कम है तो वो इनवैलिड कंसेंट है। सी इज मेंटली रिटार्डेड, अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तो वो इनवैलिड कंसेंट रहेगा। सी इंटॉक्सिकेटेड और अदरवाइज स्टूपिफाइड, वो इंटॉक्सिकेटेड हुई है या स्टूपिफाइड, उसने कोई ऐसा सब्सटेंस लिया है जिसकी वजह से इंटॉक्सिकेटेड है। इट इज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड, फोर्स और पुटिंग हर ऑफ एनी पर्सन विद हुम सी इज इंटरेस्ट इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, किसी का भी डरा धमका के उससे अगर वो चीज़ ली है। इट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्ट, और अगर ये एक्ट के बाद लिया गया है तो इसको हम इनवैलिड कंसेंट मानेंगे इन सभी को। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाई फोर्स, जो वर्ड आता है वो आता है बाई फोर्स। तो बाई फोर्स में आता है अंडर द इंडियन लॉ इट इज असेंशियल दैट द वुमेन शुड रेजिस्ट द फोर्स टू हर utmost, it would not amount to be rape if after half-hearted resistance she gave consent. Shouting, carrying, biting, beating, just force and resistance। तो बाई फोर्स का मतलब इसमें बोला है कि इसको बाई फोर्स जो होता है रेप होता है, तो इसमें द रेजिस्टेंस, बट इसमें ऐसा नहीं है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मेनली फीमेल करती है। द रेजिस्टेंस ऑफर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वुमन, थोड़ा तो रेजिस्टेंस होता ही है लेकिन वो इस पे डिपेंड करता है, किस पे, वुमेन पे डिपेंड करता है, हर एज, उसकी एज पे डिपेंड करता है, डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, वो वर्जिन है नहीं है उस पर डिपेंड करता है, एंड ऑन द क्लास ऑफ द सोसाइटी टू विच सी बिलोंग, और कहाँ से बिलोंग करती है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वाइल इन मोस्ट केसेस साइन ऑफ रेजिस्टेंस आर टू बी एक्सपेक्टेड, इन सम देयर मे बी स्लाइट और इवन अब्सेंट, वो कम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस के साइन है वो ज़्यादा होंगे, कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है inability to resist from terror or feeling of helplessness at her situation may lead a woman to succumb to the force of ravish without offering the degree or even any degree of resistance which is generally expected of a woman so situated, यानी उसको फियर की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वहाँ पे रेजिस्टेंस ना दिया गया हो। नेक्स्ट आता है इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, व्हेन द वुमेन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द ड्रिंक, ड्रग, इल्यूजन एंड हिप्नोटिक ट्रांस। तो उसमें क्या होता है उस टाइम पे, इफ़ सी इज़ मेंटली डिफेक्टिव, व्हेन सी इज asleep, रेयरली व्हेन सी इज awake बट lying in the dark, if she intentionally or with her knowledge takes drug or intoxication, she cannot be claim this एज लैक ऑफ कंसेंट। तो इम्पर्सोनेशन में अगर वो इन सब चीज़ों में है, किसी को भी अपना हस्बैंड मान लेती है तो वो सारी चीज़ें इम्पर्सोनेशन में हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरमैरिटल रेप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इंटरमैरिटल रेप अभी हमने पहले डिस्कशन करा कि मैरिज में अगर 15 साल से नीचे वुमेन है, अगर वो उसको बाई फोर्स तो वो भी रेप पे आता है, लेकिन 15 साल से ऊपर है, वैसे हमारे पास एज 18 है मिनिमम, लेकिन हमने 15 लॉज में लिखा है, तो अगर इसके बाद भी वो चीज़ आती है तो उसको हम रेप नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज होती हैं तो उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, तो उस चीज़ में अगर ये चीज़ होती है तो उसको हम इंटरमैरिटल रेप में कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं है। तो एक इसमें एग्जांपल मैंने बताया था कि मिस्टर बॉबिट एंड मिसिस बॉबिट का वर्जीनिया में यूएसए में केस चला था। तो इसमें क्या करा, मिसिस बॉबिट ने मिस्टर बॉबिट पे रेप के चार्जेस लगाए थे, लेकिन जो ज्यूरी क्या करा, ज्यूरी ने उसको गिल्टी नहीं करा मिस्टर बॉबिट को, क्योंकि दे वर नॉट लीगली, क्योंकि वो लीगली सेपरेटेड नहीं हुए थे। और मिसिस बॉबिट ने कुछ ऐसा शाउट एट द उसमें जब मैरिज हुई थी तो उसने कुछ अगेंस्ट नहीं, कुछ नहीं बोला था। और जो थर्ड है, शो एनी सच एज ब्रूसेस, और उसकी बॉडी पे कोई भी ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है। और सोशल में कि मैरिज के बाद अगर वो बनता है तो वो रेप का केस नहीं बनता। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम। जो रेप विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो जैसे फोरेंसिक ट्रेंड सेक्सुअल असॉल्ट नर्सेज होती हैं और सेक्सुअल असॉल्ट रिस्पॉन्स टीम होता है, वो जो होती है जिनको SANE
नर्सेज जो होती हैं और SART इनको लिया गया है। तो ये मेनली होती हैं जो फोरेंसिक नर्सिंग में हमने देखा था कि ये जो होती है इस विक्टिम में USA में ये प्रोसीजर है, वही जो इन केसेस को है उनको लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक नर्सिंग में ये सब कुछ बताया गया था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द विक्टिम शुड बी। हम जब उसकी एग्जामिनेशन करेंगे रेप विक्टिम की तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द विक्टिम शुड बी ऑब्टेन्ड इन राइटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस इफ शी इज ऑफ एंड ओवर द एज ऑफ कंसेंट। इफ 12 ईयर्स उसका एज है कंसेंट की, किसके लिए कि अपना एग्जामिनेशन कराना है या नहीं कराना है। और जो 18 ईयर्स एज थी वो कंसेंट था कि उसमें हम रेप के लिए जो भी है कंसेंट देते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो कंसेंट है वो 18 ईयर्स थी। और जो ये 12 ईयर्स है ये है अगर कोई भी वुमेन अगर रेप से उसका एग्जामिन हमने करना है तो सबसे पहले हम उसका कंसेंट लेंगे, उसमें रिटर्न में उसका कंसेंट लेंगे। If she is under the age of consent or a mentally subnormal person, the written consent of the parent or guardian should be taken सेक्शन 90 IPS। अगर उस एज से कम है या ज़्यादा है तो हम इसमें एक रिटन कंसेंट लेंगे।